हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के मीनिंग, उसका ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर क्लियर करवाया था। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हम अपना टॉपिक करेंगे बेटा बजट डेफिशिएट। बजट डेफिशिएट का मतलब क्या होता है बेटा कि जब गवर्नमेंट को अपने बजट के अंदर घाटा हो जाता है, मतलब उसके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसे हम बजट डेफिशिएट कहते हैं। जिसे फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। मैंने आपको एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स के करवाए थे, रिवेन्यू और कैपिटल। तो जब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हो तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट हो जाता है। और इसी तरीके से आपने रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था। तो जब हम रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को प्लस करते हैं तो हमें टोटल रिसिप्ट पता चल जाती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रिसिप्ट, तो उस समय में बजट डेफिशिएट क्रिएट होता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं टाइप्स में फर्स्ट आता है रिवेन्यू डेफिशिएट, सेकंड आता है फिस्कल डेफिशिएट एंड थर्ड आता है बेटा प्राइमरी डेफिशिएट। अब करते हैं बेटा रिवेन्यू डेफिशिएट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब गवर्नमेंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होंगे वो रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो उस समय में उसे रिवेन्यू डेफिशिएट होगा। ठीक है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल टर्म है जो आपने क्लियर करी थी, बट रिवेन्यू रिसिप्ट के 2 पार्ट थे बेटा, एक था टैक्स रिसिप्ट और एक था नॉन टैक्स रिसिप्ट। अगर एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल में आपको रिवेन्यू रिसिप्ट सीधी सीधी नहीं दी हुई तो उस समय में आप टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट को प्लस करेंगे और उससे आप रिवेन्यू रिसिप्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। और उससे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करके आपको रिवेन्यू डेफिशिएट पता चल जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक का। अब हम करते हैं बेटा इसके इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ़ेक्ट। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका इकोनॉमी के ऊपर अगर इकोनॉमी में रिवेन्यू डेफिशिएट होता है। तो सबसे पहले वो कहता है अगर रिवेन्यू डेफिशिएट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, क्योंकि भाई पहले ही इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, गवर्नमेंट और ज़्यादा खर्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी और सोशल वेलफेयर जो होगा वो कम हो जाएगा। सेकंड, गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी, अपने फंड को बढ़ाने के लिए लोन लेना शुरू कर देगी जनरल पब्लिक से या बाकी बाहर के देशों से। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर ना उसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। थर्ड आता है गवर्नमेंट जो होगी वो डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बेटा डिसइन्वेस्टमेंट भी क्लियर किया था, जिसको मैं आपको इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी अपनी लास्ट वीडियो का। ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज होंगी, कंपनीज होंगी, वो धीरे धीरे फॉरेन हाथों में चली जाएंगी, मतलब उन्हें बेच देगी गवर्नमेंट पैसा लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका इंटरफेरेंस जो होगा ना वो हमारे देश के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा और वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही काम को करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट तब होता है बेटा जब टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर हम बोरोइंग को नहीं इंक्लूड करते। बोरोइंग को क्यों नहीं लेते, क्योंकि फिजिकल डेफिशिएट का जो अमाउंट है ना वही बोरोइंग के इक्वल होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको बोरोइंग दिया हुआ है और फिजिकल डेफिशिएट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो जो बोरोइंग का अमाउंट होता है वही आपका फिजिकल डेफिशिएट ही आंसर होगा। ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर बोरोइंग नहीं लेते। अब वही टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सम होता है और जो टोटल रिसिप्ट होती है वो आपकी कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट का सम होती है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझो, इसमें बोरोइंग लेने की बात नहीं कर रहा। अगर मैं रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करती हूँ तो 2 टर्म है, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये तो हो गई आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करती हूँ तो बेटा इसके अंदर ना 3 एलिमेंट थे। सबसे पहला था रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड था बोरोइंग, तीसरा था अदर
जो आपकी लाइबिलिटी थी जिसमें हमने डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हमने फिस्कल डेफिशिएट निकालना है तो रिसिप्ट के समय में हम टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट लेंगे क्योंकि वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 3 एलिमेंट में से सिर्फ हम 2 को ही इंक्लूड करेंगे, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक रिकवरी ऑफ लोन। हम इसके अंदर बोरोइंग को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बोरोइंग का सिंगल अमाउंट ही आपका फिजिकल डेफिशिएट कहलाता है। समझ आया आपको यहाँ तक का पॉइंट जो है। अब हम करते हैं बेटा इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिशिएट। इम्प्लीकेशन का मतलब अभी भी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिशिएट होता है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है महंगाई, स्पाइरल का मतलब जाल। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है तो देखो, लोन लेने की वजह से जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। और हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट ज़्यादा होता है, महंगाई इंक्रीज़ होती रहती है, इन्फ्लेशनरी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है तो वो पैसा इकोनॉमी के अंदर सप्लाई होना शुरू हो जाता है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट हो जाता है। सेकंड आता है बेटा नेशनल डेब्ट। फिजिकल डेफिशिएट जो होता है ना, ये नेशनल डेब्ट को भी लीड करता है। इसके अंदर ना जीडीपी की जो ग्रोथ होती है ना वो पीछे रह जाती है। क्यों रह जाती है बेटा? क्योंकि जो हमारा लोन लिया हुआ पैसा था, ठीक है, अब उसमें से तो गवर्नमेंट अपने पिछले लोन को पूरा कर रही है। इस बारी तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में तो वो पैसा नहीं लगा ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे देश की इनकम होगी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पिछले लोन जो होंगे, पास डेब्ट्स जो होंगे, उन्हें ही चुकाने में वो पैसा जो होगा वो चला जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है बेटा इसके बाद विकेट सर्कल्स ऑफ हाई फिजिकल डेफिशिएट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। इसके अंदर वो ये कहता है कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल डेफिशिएट ज़्यादा हो गया। और फिजिकल डेफिशिएट अगर ज़्यादा होता है तो बेटा इससे जीडीपी की ग्रोथ रेट भी कम हो जाती है। तो देखो, एक की वजह से दूसरा इफेक्ट हो रहा है। अगर जीडीपी की ग्रोथ कम रहेगी तो फिजिकल डेफिशिएट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अब मान लो जीडीपी की ग्रोथ रेट कम है। जीडीपी हमने पढ़ा था कि 1 ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू, अगर आपके देश के अंदर प्रोडक्शन ही कम हुआ तो इनकम कम हुई। इनकम कम हुई तो इसकी वजह से सरकार को एक्सपेंडिचर कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, जिसके कारण फिजिकल डेफिशिएट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब फिजिकल डेफिशिएट ज़्यादा हो जाएगा बेटा, लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, ज़्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का। नेक्स्ट आता है बेटा क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट के अंदर वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग लेती रही तो बेटा इतना ज़्यादा फंड तो अवेलेबल नहीं है ना मनी मार्केट में कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस या इन्वेस्टर्स को भी उतना पैसा मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है इकोनॉमी के अंदर। इसी वजह से अगर गवर्नमेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेती रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा उन्हें। उन इन्वेस्टर्स को लोन जो होगा वो आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो इन्वेस्टमेंट का सबसे सही सोर्स है। भाई गवर्नमेंट चाहे चेंज होती रहेगी लेकिन क्या होगा, उनका पैसा नहीं डूबेगा। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद जो गवर्नमेंट है उसका इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट अगर देखो बार बार लोन लेती रहेगी तो हम लोग भी कह देते हैं ना, भाई इसको तो आदत हो गई है, ये तो अच्छे ढंग से गवर्नमेंट नहीं चला रही, मतलब अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा कि वो लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो खो देगी सरकार, और उसको ना इजी तौर पर मतलब जो उसकी गवर्नमेंट की क्रेडिट लेने की पावर है ना उसका भी उसे नुकसान होगा, क्योंकि सारे मानने लग जाएंगे कि ये सरकार किसी भी काम की नहीं है,
ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट जो होता है वो बेटा फिजिकल डेफिशिएट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसे माइनस करके निकलता है। मतलब प्राइमरी डेफिशिएट जो होता है वो आपका फिजिकल डेफिशिएट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से प्राइमरी डेफिशिएट निकलता है। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीकेशंस करते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। जो प्राइमरी डेफिशिएट होता है ना, ये भी सेम फिजिकल डेफिशिएट की तरह ही माना जाता है। बस इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटा कि जो फिजिकल डेफिशिएट होता है ना उसके अंदर तो इंटरेस्ट पेमेंट आता है, बट प्राइमरी डेफिशिएट के अंदर ना इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसके बाद बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड बजट। जब हमने बजट के बारे में पढ़ा था ना तो हमने दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था गवर्नमेंट रिसिप्ट और एक पढ़ा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रिसिप्ट के इक्वल होते हैं ना तो बेटा उसे बैलेंस्ड बजट बोला जाता है, क्योंकि देखो जितना गवर्नमेंट ने अर्न किया उतना ही खर्चा कर दिया उसने, उसका मतलब उसको अपने एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए किसी तरीके से भी लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ठीक है, तो वो हमारे लिए बैलेंस है। सेकंड आता है इसके बाद अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट के अंदर दो पार्ट्स आते हैं बेटा, एक सरप्लस और एक डिफिशिट। सरप्लस का मतलब होता है फ़ायदा, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा कब होगा जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो होंगी वो ज़्यादा होंगी और उसके एक्सपेंडिचर कम होंगे। तो जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो वो सरप्लस बजट होता है। ठीक है, सेकेंड है इसी का ही डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट अभी हम सुनते थे कि भाई घाटा है, और ये कब होता है लॉस जब उसके एक्सपेंडिचर जो होंगे वो उसकी रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे। तो जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट उसके एक्सपेंडिचर से कम होती हैं, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रिसिप्ट कम होती हैं, तो उस समय में उसे डेफिशिएट बजट कहते हैं। तो आज का आपका गवर्नमेंट बजट का जो टॉपिक है बेटा ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर के आपको और अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को और ज़्यादा क्लियर कर सकूं।